एक जमहूरियत का जश्न देखने को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन की तारीखों के ऐलान के साथ ही जाहिर बात है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, परिसीमन हो चुका है, 370 हट चुका है। जमहूरियत की जीत और जमहूरियत का जश्न बरकरार रहे, बीजेपी किस स्ट्रैटेजी के साथ इन तारीखों के ऐलान के साथ अब खड़ी है? देखिए पूर्णिमा जी, बीजेपी जो है अपना पूरी तरह से मजबूती के साथ जमीन पर उतर चुकी है और हम हमेशा तैयार रहते हैं। और हमने जिस तरह से 370 हटा के वहां अनुसूचित जाति और जनजाति को वहां आरक्षण का लाभ दिया है और किस तरह से वहां हमने सीटें रिजर्व की है, जो यहाँ का संविधान था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। तो वहां किस तरह से पत्थरबाजी खत्म हुई है, किस तरह से हमने वहां आतंकवाद पर लगाम लगाई है, किस तरह से वहां फॉरेस्ट का जो ऊपर घेरे जा रहे थे उनको मुक्त कराया है, किस तरह से रामराज लाने का हमने काम किया है। और हमने ये वोट बैंक की राजनीति के तहत नहीं किया। आपने देखा होगा लद्दाख में हमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि वहां कुछ लोग पाकिस्तान परस्त भी बैठे हैं। तो हम तत्कालिक लाभ नहीं देखते, हम पहले देश हित देखते हैं। तो देश हित में जो जरूरी था हमने वो काम करके दिखाया। और वहां किस तरह से यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी कि वहां तिरंगा सामने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपने देखा होगा वहां गोली तो दूर, वहां एक पत्थर भी नहीं चलने दिया हमने। तो हमारा पूरा भरोसा है जिस तरह से पिछली बार हमारी सीट आई थी उससे भी ज्यादा सीट। डॉक्टर अजय उपाध्याय, विजय शर्मा कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे वहां पर हैं जो कि पाकिस्तान प्रेमी हैं। मैं उससे इतर हट जाती हूँ, बयानबाजी को दूर रख देती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि आज तो खुशी का माहौल है क्योंकि सभी पार्टी चाहती थी कि विधानसभा के चुनाव हों और 10 साल बाद ये मौका आया है और बदलता कश्मीर तो जाहिर है कि सभी को अच्छा लगता होगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। पहले तो जम्मू कश्मीर के आम जनता को विशेष तौर पे बधाई, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुख्य धारा में इस चुनाव, विधानसभा चुनाव के माध्यम से वो आने की स्थिति में है। और सुप्रीम कोर्ट को विशेष धन्यवाद, जिसके कहीं ना कहीं निर्देश पर और कंपल्सन के कारण केंद्र सरकार ये चुनाव कराने के लिए आज तैयार हुई है। चुनाव आयोग को ये कहीं ना कहीं अचानक नींद से वो जागी है। ठीक है, परिस्थितियां जो भी है, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो बात रखी हो, लेकिन ये सबको पता है कि आतंकवाद की घटनाएं पिछले जब से सरकार ये थर्ड मोदी जी की बनी है, ओथ लिया है, तकरीबन 27 आतंकवादी हमला हुआ है और 15 सैनिक जो है लगभग हताहत हुए हैं, मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, मैं मानता हूं। और 2019 से अब तक जो है 683 आतंकवादी हमला हुआ, शहीद लगभग हमारे सोल्जर जो हैं 258 हुए हैं। इस तरह से 170 सामान्य नागरिकों की भी हत्या इस पूरे प्रक्रम में हुई है। बेरोजगारी का आलम जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है, सबको पता है। 65% खाली पद पड़े हुए हैं, 18% से ज्यादा जो है बेरोजगारी दर है। कश्मीर पंडितों की दुर्दशा पूरा देश जानता है। मैं आती हूँ, पता है कि जम्मू कश्मीर मोहम्मद रफीक साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि अब तो 370 भी नहीं है मोहम्मद रफीक साहब, 370 एब्रोगेट हो चुका है। लोकसभा चुनावों में आपकी पार्टी की क्या स्थिति रही वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। मोहभंग कश्मीरियत का, कश्मीरियों का आपकी पार्टी से किस तरीके से हुआ है, क्या उसकी वजह आप अपनी विचारधारा को मानते हैं? और दूसरा, अब जब तारीखों का ऐलान हो ही चुका है तो जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीद क्या रखते हैं आप इन चुनावों के माध्यम से? मुझे नहीं पता कि ये सवाल पूछ के आप किस पार्टी की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दूंगा। आप नहीं, एक मिनट साहब, एक मिनट, नहीं एक मिनट, ना एक मिनट, आपका टाइमर दोबारा से शुरू करूंगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए 370 हटा या नहीं हटा? हटा। आपका लोकसभा चुनावों में क्या हाल रहा? उसका जवाब दे दूंगा। अरे नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना, आपने कहा कि मैं किसी पार्टी, एक मिनट साहब, मैंने ऐसा कौन सा फैक्ट है जो गलत कोट किया, ये बताइए मुझे। आप जवाब ले लेना। मैंने फैक्ट कोई गलत कोट किया हो तो बताइए मुझे। मैंने फैक्ट गलत कोट किया हो तो बताइए मुझे। कोई भी मोहम्मद रफीक, बेवजह की बातें करके अपना ओपनिंग स्टेटमेंट का समय मत खराब कीजिए ना साहब। जो पूछा वो बताइए, क्या समस्या है उसमें? मैं जवाब दे रहा हूं। तो फिर आपको पहले लाइनर की जरूरत नहीं थी, आप सीधे जवाब देते, फिर उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी। अननेसेसरी कमेंट से सर बचा करिए, अगर आपको अपने लिए अननेसेसरी कमेंट्स पसंद नहीं है। अब अपनी बात को पूरा करिएगा और इनका टाइमर दोबारा से शुरू करेंगे। आप जवाब सुनिए, मैं समझता हूँ आपकी डेस्परेशन को, समझ सकता हूँ। आप जवाब, मैं भी समझती हूँ सर आपकी डेस्परेशन को, आपकी फ्रस्ट्रेशन को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। और अच्छी बात यह है कि कम से कम अब वहां की जनता भी समझती है। बोलिए। देखिए, मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जिसको
भारत की रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी, उन्होंने तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की और 40-45 लीडरों को पार्टी से एक साजिश के तहत निकाला। अच्छा, कोशिश तो ये थी कि पीडीपी सारी खत्म हो जाएगी, उनका निशान तक भी नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो पार्टी जिंदा है, लोगों में है, और जम्मू कश्मीर में उसके लीडर्स, उसके कार्यकर्ता, उसके सपोर्टर्स, उसके वोटर्स जिंदा है। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये कहा था कि पीडीपी का कहीं निशान ही नहीं है, उनके लिए ये मैसेज कि 5.5 लाख वोट हमने पार्लियामेंट इसमें इलेक्शन में हासिल किए, तो आप दो जगह पर हम दूसरी पोजीशन पर रहे। इसलिए आपका ये कहना है कि आपकी पोजीशन क्या बनी, उसका जवाब ये है कि दो श्रीनगर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी और अनंतनाग और राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी हम दूसरे नंबर पर रहे। एक तो ये, दूसरा ये कि एक मिनट खत्म हो गया है साहब। मोहम्मद रफीक साहब, ओपनिंग स्टेटमेंट लेना था मुझे और उसकी लिमिटेशन 1 मिनट की है। डिबेट ओपन करूंगी, इसको आप यहीं से कंटिन्यू रखिएगा। लोफर जी, 1 मिनट का समय रहेगा मैम, पहले ही ब्रीफ कर दे रही हूं आपको। और अब आपसे ये समझना चाहती हूं कि क्या स्थिति, क्या पोजिशनिंग आप अपनी पार्टी की देखती हैं, एंड स्पेशली जब मैं ये सवाल पूछती हूं कि क्या लोकसभा चुनावों का इंपैक्ट पड़ेगा इन विधानसभा के चुनावों पर, और डीलिमिटेशन के बाद आपकी पार्टी की पोजीशनिंग कैसी है? नीलोफर जी। देखिए, हमारी पोजीशन जो है, आपने लोकसभा के इलेक्शंस तो अभी हाल ही में देखकर उनके रिजल्ट्स भी, मोर देन 35 सीटें जो थी वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चली। और हमें उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, अनाउंसमेंट भी हो गया, शेड्यूल भी आ गया है, हमें उम्मीद है कि हम उससे ज्यादा बेहतर करेंगे। और आने वाली हुकूमत जो होगी, चुनिंदा हुकूमत यहाँ की लोगों की होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वो अपना मैंडेट देकर जो इनके मुश्किलात है, चाहे वो यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ये गवर्नेंस को लेकर है, हर किसी चीज को लेकर है, जितनी भी मुश्किलात है उनका जितना भी अजाला नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी और दिल से करेगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये लोग जो है, चूंकि मैंडेट उनके पास होता है, वो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही भारी बहुमत दे देंगे और उनकी हुकूमत होगी और किसी कोलिशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगी, चाहे लोगों का प्रेशर था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, या चाहे वो किसी का भी प्रेशर था, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल चुनाव हो रहे हैं, और ये तमाम पार्टीज भी चाहती थी कि चुनाव हो, ये बहुत महत्वपूर्ण था। जल्दी से एक बार विवेक चौधरी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन उसी बीच में जाहिर है कि हरियाणा को लेकर भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 90 सीटों पर जेजेपी की पोजीशनिंग किस तरीके से नजर आती है, क्योंकि बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में बाकी पार्टीज भी हैं, कितनी मजबूती और किसका साथ जेजेपी के पास? पूर्णिमा जी, धन्यवाद पहले तो मैं आपका करना चाहूंगा। और जो बात आपने कही कि 90 सीटों पे किसका साथ जेजेपी के साथ, तो हरियाणा प्रदेश की जनता का साथ जेजेपी के साथ है। और वो हरियाणा प्रदेश की जनता ही थी जिसने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को मात्र 9 महीने के अंदर 10 सीटें देके और हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और आज 4.5 साल हमने सरकार में रहते हुए बहुत अच्छे जो कार्य किए, उन्हीं को लेके जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, जननायक जनता पार्टी पहले सहयोगी के तौर पे रही थी, पर अब आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जननायक जनता पार्टी मुख्य दल बन के उभरेगी और हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। हम तो एक चीज जानते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियों को हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखने का काम किया पूर्णिमा जी। पर जननायक जनता पार्टी का जो विजन था, उसके साथ ही आज हरियाणा प्रदेश की जनता चलने का काम कर रही है।